पहला क्वेश्चन लाओ जरा देखे हम भी। देखो बाबा, मानव जनन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पहले ही करवा चुके हैं। सार्टोली कोशिकाएं कहां पाई जाती है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पिछले साल, सॉरी मतलब गत वर्षों में पूछा गया है। सार्टोली कोशिकाएं कहां पाई जाती है बाबू, तो ब्रिसन में। सार्टोली सेल्स जो होती है वो ब्रिसन में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है बाबू की, ये देखो कथन है, दो कथन। अक्सर आपको कथन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। कथन में एकदम लिख के ले लो, ए वाला ऑप्शन ही अधिकांशतः सही होता है। 99% ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। कह रहा है कि कथन एक अंडाशय को हटाने के बाद पुनर्जनन की प्रक्रिया बाधित नहीं होती। मतलब एक अंडाशय को हटा देंगे तो रिजेनरेशन की पावर बाधित नहीं होगा, बंधेगा नहीं, ये सही बात है। उसके बाद कहता है कि लुप्त अंडाशय की कार्यपूर्ति के लिए दूसरा अंडाशय विकसित हो जाता है। अगर लुप्त एक अंडाशय जो खोएगा तो उसकी कार्यपूर्ति के लिए दूसरा अंडाशय विकसित होता है। तो हमारा होगा कि दोनों कथन सही है, लेकिन कथन दो कथन एक की क्या है, सही व्याख्या है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि एक स्वस्थ महिला, इसको इतना बार पूछा है, गर्दा छोड़ा दिया है, बहुत बार पूछता है कि एक स्वस्थ महिला, मतलब एक महिला अपने जीवन काल में कितना अंडे दे, मतलब कितना अंडाणु का निर्माण कर सकती है। ठीक है, तो अगर बात करें ऑप्शन में हमारा दिया गया 4440 और 365। तो एक स्वस्थ जो महिला होती है वो कितना अंडा दे सकती है, 400 अंडा आप बना सकती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो अगला कहता है कि ग्राफियन पुटक कहां पाया जाता है। जब आपको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया पढ़ा रहे होंगे तब बताए होंगे कि प्राथमिक पुटक विकसित होकर ग्राफियन पुटक बन जाता है, और यह केवा दिन, 14वां दिन फट जाता है। मतलब 14वां दिन ग्राफियन पुटक फट के कोई चीज निकलता है बाहर, अंडाणु बाहर निकलता है। अंडाशय कैसे बाहर निकलेगा, अंडाणु बाहर निकलता है, ग्राफियन पुटक से अंडाणु बाहर निकलता है। तो ग्राफियन पुटक कहां पाया जाता है बाबू, तो मानव के अंडाशय में, मानव के अंडाशय में इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गर्भाशय किससे संबंधित है। गर्भाशय किससे संबंधित है, 2019 में ये पूछा गया सवाल है कि गर्भाशय किससे संबंधित है, नर जनन तंत्र से, मादा स्त्री जनन तंत्र से, पादप जनन तंत्र से, कि इनमें से सही से, सभी से। तो देखो मोस्ट प्रोबेबली हम बताए हैं कि अगर आपको इनमें से सभी दिया है ऑप्शन डी में तो चांसेस है कि 99% वो सही होगा, लेकिन ये क्वेश्चन 1% में से है, 99 में से नहीं है, 1% में से है। तो हम देखो गर्भाशय किसका भाग होता है, मादा का होता है ना, मादा स्त्री जनन तंत्र का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि निषेचन आंतरिक होता है, मतलब किस जीव में आंतरिक निषेचन पाया जाता है, किस जीव में पाया जाता है। तो देखो तारा मछली, शार्क के अलावा लगभग सभी मछलियों में बाह्य निषेचन पाया जाता है, लेकिन आंतरिक निषेचन शार्क में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बी, शार्क। व्हेल में भी बाह्य निषेचन पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्राफियन पुटक पाया जाता है, तीसरे तो रिपीटेड क्वेश्चन है। ग्राफियन पुटक कहां पाया जाएगा बाबू, मानव के अंडाशय में। कहां है अंडाशय में, नीचे है अंडाशय में, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन कहता है कि युग्मक जनन से देखो, गैमेटोजेनेसिस से क्वेश्चन दिया है कि शुक्राणु जनन नियंत्रण किसके द्वारा होता है। शुक्राणु जनन नियंत्रण किसके द्वारा होता है, एस्ट्रोजन के द्वारा, एलएच के द्वारा, एंड्रोजन के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। एलएच के द्वारा होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो अगर देखो एस्ट्रोजन की बात करेंगे तो ये कौन सा है बाबू, ये मादा हार्मोन है ना, एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, देखो एंड्रोजन के द्वारा हो जाएगा सी। शुक्राणु जनन जो नियंत्रण होता है वो एंड्रोजन हार्मोन के द्वारा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि एक्रोसोम किसका समभाग है। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन है। जब हम आपको बता रहे होंगे शुक्राणु के बारे में तब बताए होंगे कि शुक्राणु के कहां पड़ी, सिर के ऊपर, शुक्राणु के सिर के ऊपर एक टोपी नुमा संरचना पाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम किसका भाग हो जाता है, तो ये आपका होता है बाबू मानव शुक्राणु के सिर पर, मानव शुक्राणु का एक सिर का भाग होता है एक्रोसोम। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन कहता है कि परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है एक्रोसोम, लिसोसोम, एपिसोम की स्टेरोसोम। तो इसका क्या हो जाएगा, एक्रोसोम। आंसर हो जाएगा एक्रोसोम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो अगला हमारा सवाल कहता है कि ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है। ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है, अभी देखो ऋतुस्राव चक्र की बात करेंगे
तो ये इसका अलग अलग नाम होता है। ऋतुस्राव चक्र को शॉर्ट में SMMC कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट में SMC कहते हैं। इसको किताबी भाषा में लिखता है मासिक चक्र, मासिक चक्र। और मासिक चक्र को हम ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। इसको रजो चक्र भी कह देते हैं। रजो चक्र भी कभी कभी लिख देता है, कभी कभी रजो चक्र धर्म लिख देता है, रजो धर्म लिख देता है, या मासिक चक्र की जगह मासिक धर्म लिख देता है। तो सारी चीजें एक ही है, सारी चीजें इसे एक ही है। इसको ऐसे अभी बोलचाल की भाषा में पीरियड कहते हैं, बोलचाल की भाषा में इसको पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो ऋतुस्राव चक्र किसमें पाया जाता है? मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में। अगर आप बात करें बंदर की और चिंपैंजी की, तो दोनों एक प्रकार के बंदर की प्रजाति ही है। तो इसमें से हो जाएगा सभी में, महिला में भी होता है, बंदर में भी और चिंपैंजी में भी। अगला क्वेश्चन है, अगला कहता है कि युग्मक निर्माण की क्रिया को कहते हैं, युग्मक निर्माण की क्रिया को कहते हैं। देखो 2012 में पूछा था क्वेश्चन, फिर 2021 में पूछा है। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, और जो हमको लगा है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, उसको भी हमने छोड़ा नहीं है, सबको ले लिए। कह रहा है कि युग्मक निर्माण की क्रिया को कहते हैं। युग्मक निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? युग्मक जनन, कोशिका जनन, स्पेरोजेनेसिस, मियोसाइट्स। तो देखो युग्मक जनन की प्रक्रिया जो हमारी युग्मक निर्माण की क्रिया कहलाती है युग्मक जनन। युग्मक जनन, प्राथमिक जनन अंगों में युग्मक बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम युग्मक जनन कहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है केंद्रक के द्वारा, लाइसोसोम के द्वारा, गोल्जी काय के द्वारा, कि आधाद्रावी जलिका के द्वारा। तो देखो इसको याद कर लेना, मानव शुक्राणु में जो एक्रोसोम होता है उसका निर्माण गोल्जी काय के द्वारा होता है। गोल्जी काय के द्वारा इसका आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है बाबू कि शुक्राणु का संचलन किसके द्वारा होता है? शुक्राणु का संचलन किसके द्वारा होता है? 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, इजी है एकदम बाबू। एक्रोसोम मध्य भाग शीर्ष की पूंछ से। तो देखो शीर्ष जो होता है, शीर्ष के ऊपर एक टोपी की संरचना होती है जिसको हम एक्रोसोम कहते हैं, ठीक है। अब एक्रोसोम क्या करता है ना कि वो निषेचन के समय, निषेचन के टाइम पर, मतलब निषेचन के समय में उसको अंडाशय की जो दीवार होती है, सॉरी अंडाणु की जो दीवार होती है उसको भेजने का कार्य करती है, उसको भेजने का कार्य करती है। तो अगर शुक्राणु के चलने की बात करें तो इसकी सहायता से ये चलता है, तो ये चलता है बाबू किसकी सहायता से? पूंछ की सहायता से। मतलब पूंछ जो होता है वो लगातार ऐसे ऐसे हिलते रहता है, कंटिन्यूटी हिलता है। तो इसी वजह से पूंछ की सहायता से एक दिशा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चल पाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, पूंछ की सहायता से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्भाशय के अस्तर प्रत्यारोपित होते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा गर्भाशय के अस्तर में प्रत्यारोपित होता है? 2022 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। कहेगा बोरुला, गस्टुला, युग्मनज की ब्लास्टोसिस। तो आपको बताए होंगे शुरुआत में युग्मनज में बिजलर की प्रक्रिया होती है तो बोरुला का निर्माण होता है, लेकिन अगर अस्तर में चिपकने की बात करेगा तो चिपकता है कौन? ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट 7वां दिन गर्भाशय की दीवार से प्रत्यारोपित हो जाता है। 7वां दिन, इसको याद करें, 7वां दिन ये प्रत्यारोपित होकर मतलब वहां पे जाकर चिपक जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो अगला हमारा क्वेश्चन कहता है बाबू कि मनुष्य में अपरा का निर्माण किसके द्वारा होता है? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि मनुष्य में अपरा का निर्माण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? एम्ब्रियोन के द्वारा, एलेंटियोस के द्वारा, कि कोरियोन के द्वारा, कि कोरियोन तथा एलेंटियोस के द्वारा। तो देखो अगर पूछेगा अपरा का निर्माण किसके द्वारा होता है तो ये कोरियोन के द्वारा होता है। ये हो जाता है हमारा सी आंसर, कोरियोन के द्वारा मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो कहता है कि निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है? कौन सी अगुणित संरचना है? देखो आप बताए होंगे, एक होता है एड, एक होता है, और एक कितना होता है? अगर इसको बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एड क्या होता है? युग्मक, युग्मनज, युग्मक। और ट्वेल्व क्या होता है बाबू? युग्मनज, ठीक है ना, युग्मनज। और ये क्लियर कौन होता है बाबू? भ्रूण। भ्रूण या इसी को भ्रूण पोष भी कहते हैं, भ्रूण या इसी को भ्रूण पोष कहते हैं। अभी आपको इसको ऐसे ट्रिकली हम याद करवा देते हैं, ट्रिक से। एड मतलब अकेला, चाहे तो मम्मी, मतलब चाहे तो मादा हो जाए चाहे तो नर हो जाए। एड मतलब अकेला, चाहे तो नर हो जाए चाहे तो मादा हो जाए। ट्वेल्व मतलब नर और मादा दोनों। जब नर और मादा दोनों मिलेंगे, ट्रिक से इसको याद करेंगे, जब नर और मादा दोनों मिलेंगे तो 2n। और जब नर और मादा के साथ एक बच्चा भी मिलेगा तब क्या वो? इसे होता है ना, हम अकेले हैं, फिर आप 2 हो गए और 2 से
तीन हो गए, बस इसको ऐसे ट्रिकली याद कर सकते हैं। तो भ्रूण होता है, युग्मनज होता है और युग्मक। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है, युग्मनज, अंडाणु, युग्मक की ए और बी दोनों, सॉरी बी और सी दोनों। तो देखो युग्मनज तो होगा नहीं, तो अभी तो बता दिए हैं, तो होगा कौन, अंडाणु। अंडाणु होगा कि नहीं होगा, अंडाणु होगा, अंडाणु होगा, युग्मक होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, अंडाणु भी और युग्मक भी, बी और सी दोनों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला हमारा क्वेश्चन कहता है बाबू कि हिमोकोरियल अपराग निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है, हिमोकोरियल अपराग निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है, बताओ। एकदम ज्यादा दिमाग मत लगाना, मानव जब पढ़ रहे हो तो मानव में ही पाया जाएगा हिमोकोरियल अपराग। कहां से, इसमें बिल्ली, कुत्ता कहां से, घोड़ा कहां से आएगा इसमें। मानव जब पढ़ा नाम लिए बिलाई कुत्ता के, जब मानव जमीन पढ़ा रहे तो भाई मानव जमीन ही पढ़ाएंगे। हिमोकोरियल अपराग का निम्नांकित किसमें पाया था बाबू, 2023 से पूछा गया क्वेश्चन है, तो मानव में, ठीक है, मानव में। अब यहां से हम उन सवालों को करेंगे जो आपको लग रहा है कि ऐसे चीजें जो मतलब क्या बोलते हैं, जो आ सकती है बोर्ड में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य किस प्रकार का जीव है, मनुष्य किस प्रकार का जीव है, अंडज है, जरायुज है, उभयचर है कि उसमें कटिबंधीय है, क्या होगा। तो देखो जरायुज होता है, मानव जो होता है वो जरायुज होता है, वो बच्चों को उत्पन्न करता है, अंडा को उत्पन्न थोड़ी करता है, कोई महिला अंडा देती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य में लिंग विभाजन कैसा होता है, मनुष्य में लिंग विभाजन कैसा होता है, उभयलिंगी, एक लिंगी, द्विलिंगी की अलैंगिक, कौन सा होता है, एक लिंगी ना, कहा एक लिंगी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अलैंगिक हो सकता है कि नहीं हो सकता है, अलैंगिक हो सकता है, उभयलिंगी, उभयलिंगी हो सकता है, जैसे एक अपवाद हम उसको कह सकते हैं, लेकिन अलैंगिक जगह नहीं हो सकता, माना में अलैंगिक जगह संभव नहीं है। कल हमने इसका थोड़ा सा गलत आंसर बतला दिए थे, कल हम कितना बनाइए जी, 40 से 45 नहीं बाबू, 40 से 45 नहीं होगा। देखो स्त्रियों में जनन क्षमता सामान्यतः कितने वर्षों तक होती है, स्त्रियों में जनन क्षमता, मतलब हम सीधी बात पे कह रहा है कि एक स्त्री मैक्सिमम कितना एज तक उसमें पीरियड्स आ सकते हैं। तो अभी देखो हमारे एज दिए गए हैं 30 से 35 वर्ष, 35 से 40 वर्ष, 40 से 45 वर्ष की 45 से 50 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 45 से 50 वर्ष, 45 से 50 वर्ष के बाद खत्म हो जाता है। एक बात जान लो, एक लगन हम समझा रहे हैं, घोड़ा हो जाए, चाहे तो घोड़ा हो जाए और चाहे तो नर हो जाए, वो कभी भी बूढ़ा नहीं हो सकता है, सीधी बात है। क्या, अरे हमारा मतलब कहने का वो मतलब है, जैसे देखो नर हो जाए चाहे तो घोड़ा हो जाए, वो जब चाहे जब एक नए संतान को उत्पन्न कर सकते हैं, उनमें क्षमता होती है, लेकिन महिलाओं में ये क्षमता धीरे धीरे क्या होती है, खत्म हो जाती है। अगला कहता है कि विषण में होने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विषण में होने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंड जनन, युग्मक जनन, शुक्राणु जनन की निषेचन। तो कौन सी कहते हैं बाबू, विषण में कौन सी का निर्माण होता है, शुक्राणु का, तो शुक्राणु जनन कहेंगे हम, इसको क्या कहेंगे, शुक्राणु जनन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंड जनन कहां होता है, ओजेनेसिस कहां होता है, अंड जनन कहां होता है। कह रहे सीधे बात में अंड जनन कहते हैं किसको है, तो अंडाणुओं में, सॉरी अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होना क्या कहलाता है, अंड जनन कहलाता है। तो अंडाशय कहां ऑप्शन में है, देखना यहां पे तुम लोग कंफ्यूजन में आके अंडवाहिनी मत मार देना, अंडवाहिनी कोई और चीज होता है बाबू। अंडवाहिनी बताया है ना जी क्या होता है, अंडवाहिनी को क्या कहते हैं बाबू, फिलोपियन ट्यूब, फिलोपियन ट्यूब। फिलोपियन ट्यूब में कौन सा कार्य होता है, फिलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है ना, फिलोपियन ट्यूब में निषेचन, इसको याद कर लेना, मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन है बाबू, एकदम छाप के आएगा, पक्का ही आएगा कि क्या, कौन सी 12 पर पढ़ा रहे हैं अरे टाइम वेस्ट करना है थोड़ी, क्या हुआ, क्या करें, लाइव करें। अरे हमारा बोलने का स्पीड बहुत ज्यादा है, बहुत कम ही कोई कैच कर पाएगा, इसका स्पीड थोड़ा कम करना पड़ेगा, तो हम वीडियो का स्पीड कम कर देंगे। क्या वो आप जूम कर लेंगे बाद में क्रॉप आउट करके, ढेर छोटा लग रहा है, बहुत छोटा है क्या, कहां नजर आ रहा है, वहां तक दिख रहा है, खिड़की आधा खिड़की है, अच्छा रहने दो, आज भर रहने दो, अच्छे मिल है, इन चैप्टर खत्म कर लेते उसके बाद अगला वाला में देखेंगे, आगे करो अगला।
कह रहा है कि पीरियड का अर्थ क्या होता है। ठीक है बाबू, हम कर लेंगे। पीरियड का अर्थ क्या होता है? पीरियड का क्या अर्थ होता है बताए हैं? निषेचन होता है, अडोत्सर्ग होता है, कि वीर्य का स्त्री जनन पथ में पहुंचना होता है, कि अब गर्भारोपण होता है। तो देखो, अगर हम बात करें पीरियड का, तो वीर्य का स्त्री जनन पथ पर पहुंचना क्या कहलाता है? पीरियड कहलाता है। सबसे पहले यही पढ़ाए थे टॉपिक में। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन कहता है बाबू कि मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? गर्भाशय में, योनि में, अंडाशय में, या अंडवाहिनी में? कहाँ होता है बताओ? कहाँ होता है? फ्लोपियन ट्यूब, मतलब कि अंडवाहिनी में इसका होता है बाबू। अंडवाहिनी में आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो अगला नंबर सवाल कहता है कि मनुष्य में किस प्रकार का निषेचन होता है? मनुष्य में किस प्रकार का निषेचन होता है? बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन, द्विनिषेचन की अप्रत्यक्ष निषेचन? कौन सी होता है? आंतरिक होगा ना। मनुष्य में बउआ आंतरिक निषेचन होता है। द्विनिषेचन किसमें होता है बताए हैं? द्विनिषेचन पौधों में होता है। द्विनिषेचन पुष्पों में बताओगे द्विनिषेचन। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि पुरुषों में योनि, क्या कह रहा है सॉरी, हाँ भूल रहे थे। पुरुषों में यौवनारंभ की आयु होती है। पुरुषों में यौवनारंभ की आयु होती है। कब से कब होता है? 8 से 10 वर्ष, 10 से 12 वर्ष, 11 से 15 वर्ष, की 16 से 18 वर्ष। तो देखो, अगर बात करेगा पुरुषों में जो होता है बाबू, ऑप्शन के आधार पर चुन के आप मार सकते हैं। 10 से 12 साल तो होगा नहीं। अब अगर 11 से 15 की बात करें तो 11 से 15 इसका सही आंसर हो सकता है। और अभी देखो, अगर हम बात करें तो जब तुम 16 से 18 में आओगे ना, तो तुम्हारी मैच्योरिटी की जो क्षमता होगी वो बढ़ जाएगी और तुमको ये सब चीजें एकदम हल्की लगने लगेगी। अभी देखो, अभी 10th वाला को लगता है ना, 10th वाला को लगता है, कल उन लोग बता रहे थे कि वो पहले पढ़ लो, फिर आराम से बात करना, फोन करके कहीं भी बात करना है कर लो। लेकिन उन लोग को पता ना, अभी जैसे नया नया हार्मोन लोग में उत्पन्न हो रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। और तुम लोग बड़े हो गए, तुम लोग को समझा दिए हमें हर चीज। क्या चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा बाबू? 11 से 15 वर्ष। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन कहता है कि वृषण कोष का मुख्य कार्य क्या है? वृषण कोष का मुख्य कार्य क्या है? वृषण कोष का मुख्य कार्य क्या है? हार्मोन बनाना, मूत्र संग्रह करना, ताप नियंत्रण करना, कि वीर्य स्राव? तो देखो, कहेगा इसको आप बताए होंगे कि वृषण कोष को ना हम कुछ कहते हैं बाबू, थर्मो रेगुलेटर कहते हैं। वृषण कोष को थर्मो रेगुलेटर कहा जाता है। रेगुलेटर कहते हैं। ठीक है। थर्मो रेगुलेटर कार्य का मतलब कि बाहरी तापमान कितना भी बढ़ जाए या कितना भी क्या हो जाए, घट जाए, इसमें मैक्सिमम तापमान कितना रहेगा? 34 डिग्री सेल्सियस से 35.5 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ना तो इससे ज्यादा घटेगा और ना ही ये बढ़ेगा। अगर इसका तापमान, वृषण कोष का तापमान बढ़ गया, तब जो वीर्य है वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? ये क्या करता है बाबू? ताप नियंत्रण करता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो अगला हमारा क्वेश्चन कहता है, शुक्राणुओं का जो अस्थायी भंडारण होता है बाबू, वो वृषण के निचले भाग अधिवृषण में होता है। शुक्राणुओं का अस्थायी भंडारण जो होता है वो वृषण के एक निचले भाग में होता है, जो थैली होती है, उसको अधिवृषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ाओ। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रोटेस्ट ग्रंथि का स्राव कहां होता है?